क्या अभी भारत के ब्लड बैंक्स में जो ब्लड है वो सेफ है? भगवान ना करे कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड चढ़ रहा है तो आप एक्सीडेंट से तो रिकवर कर गए, लेकिन आप HIV घर लेके आ गए। गारंटी है वो हाइजीनिक है? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। एक खराब ब्लड के बैग ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। भारत के अस्पतालों में हर 2 सेकंड में ब्लड की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जो डेली बेसिस पे उन पे डिपेंडेंट हैं फॉर ब्लड। भारत का एक कंसोलिडेटेड ब्लड लॉ होना चाहिए। कॉलेज में एक बार मेरी फ्रेंड ब्लड डोनेट करना चाह रही थी और उसकी मदर ने उसको बोला कि इससे तुम्हारी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं 88% आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। उन दिनों जब मुझे थैलेसीमिया डायग्नोस हुआ था, यही बात सुनने मिलती थी मेरे पेरेंट्स को कि ये बच्चा तो शायद बचेगा नहीं। मुझे हमेशा लगा था कि मैं कुछ तो करूँगी बड़ा। क्या आपने अभी तक के अपने जीवन काल में कभी ब्लड डोनेशन किया है? हमें पूरा यकीन है कि ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा, क्योंकि आंकड़े भी यही कहते हैं। भारत में लगभग 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद आंकड़े ये कहते हैं कि 1000 लोगों में 30 से भी कम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। आंकड़े ये भी कहते हैं कि भारत में हर साल रोजाना, हर मिनट, हर 2 सेकंड पर कहीं ना कहीं ब्लड की जरूरत पड़ रही होती है, लेकिन अक्सर ब्लड की शॉर्टेज होती है और फिर लोग अपने आसपास अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लास्ट मिनट पर खोजते हैं कि क्या कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। हम आज ये बात आपसे क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। थैलेसीमिया जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और बहुत सारे मरीजों को लगभग हर 15 दिन पर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, ईश्वर ना करे कभी आपको या आपके किसी करीबी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई मेजर सर्जरी हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे समय में अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहली समस्या, क्योंकि हमने और आपने ब्लड डोनेशन के बारे में सोचा नहीं, ब्लड की शॉर्टेज होगी। और दूसरी समस्या, जो ब्लड आप तक पहुंचेगा वो कितना शुद्ध होगा, कितना हाइजीन होगा, कितना फूल प्रूफ मेथड से टेस्ट होकर आप तक पहुंच रहा होगा, इस बात पर भी सवाल खड़े होते हैं। इन सभी सवालों के जवाबों को आज हम एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट खत्म होने तक आप कम से कम इस बात के लिए इंस्पायर हो जाएं कि आपको ब्लड डोनेट करना है। हमारे साथ आज अनुभा तनेजा मुखर्जी हैं, जो कि थैलेसीमिया पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप की मेंबर सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही साथ प्रोफेशन से एक लॉयर हैं। इससे भी बड़ा परिचय ये है कि ये थैलेसीमिया मेजर हैं और उसके बावजूद एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हर थैलेसीमिया का मरीज़ ऐसा नहीं कर पाता। तो ज़रूरत पड़ने पर आप तक जो ब्लड पहुँचे वो भी हाइजीनिक हो, वो भी पूरी तरह से इन्फेक्शन फ्री हो, और थैलेसीमिया के मरीज़ तक भी जो ब्लड पहुँच रहा है वो उसे ज़रूरत होते ही मिल जाए। आज इसी पर हमारा जोर रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो जो मैंने आपका परिचय दिया कि आप खुद एक थैलेसीमिया मेजर हैं और किस तरह से आपने अपनी लड़ाई लड़ी, इससे पहले कि हम लोगों की लड़ाई पर जाएं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए, और इस विषय पे आप चर्चा कर रही हैं। मैं मानूंगी कि यही एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इस विषय पे चर्चा ही बहुत कम होती है। जी। अगर मैं अपनी कहानी पे आऊँ तो मेरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। और उन दिनों जब मुझे थैलेसीमिया डायग्नोस हुआ था, अब इससे आपको उम्र का पता तो चल जाएगा, बट 1980 80 में मेरा जन्म हुआ और 81 में मेरा डायग्नोसिस हुआ। जब मैं करीबन 3 महीने की थी तो मैं पीली पड़ना शुरू हुई। ऐसा मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि निमोनिया हुआ और फिर मैं पीली पड़ना शुरू हुई। और शुरू में तो किसी को समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, सब टेस्ट्स नॉर्मल थे। और तब थैलेसीमिया के बारे में इवन डॉक्टर्स ने इंडिया में इतना सुना नहीं था। बिल्कुल। तो 3-4 महीने की जांचों के बाद लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में दिल्ली में मेरा डायग्नोसिस हुआ और तब यह पता पड़ा कि मैं थैलेसीमिया मेजर की मरीज़ हूँ। और इसका मतलब ये है कि हर 15 से 20 दिन में मुझे बार बार उस अस्पताल में आना होगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मुझे ज़रूरत होगी, बाहर से मुझे ब्लड चढ़ाया जाएगा। तो ऑब्वियसली जब उन दिनों में किसी को ये बात पता चलती थी तो सब लोग बहुत स्तब्ध रह जाते थे कि ये किस तरह की
बीमारी है। और यही बात सुनने मिलती थी मेरे पेरेंट्स को कि ये बच्चा तो शायद बचेगा नहीं, क्योंकि उन दिनों जो थैलेसीमिया का मैनेजमेंट था वो काफ़ी पुअर था। क्योंकि जानकारी ही बहुत कम थी कि अगर इस तरह से बार बार ब्लड चढ़ेगा तो कितनी लाइफ ऐसे बच्चे की होगी। ऐसा माना जाता था कि ऐसे बच्चे 5, 6, 7 साल की उम्र तक जी पाते हैं और उसके बाद वो नहीं जी पाते। तो इस तरह का एक चैलेंज मेरे पेरेंट्स के सामने आया। और मेरे फादर थे, उन्होंने इसको सच में एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी है मैं अब इसको एक बहुत ही इसको कोई बुरी बात ना मानते हुए आई विल टेक इट अप एज अ चैलेंज। और उन्होंने कहा जो मुझसे बेस्ट होगा मैं करूँगा। हॉस्पिटल में मेरी काफ़ी अच्छी इलाज होने लगा, मुझे ब्लड वगैरह मिलने लगा। और मुझे बताया जाता है कि उन दिनों भी ब्लड मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। हर रिश्तेदार को हर 15 दिन में पकड़ना पड़ता था कि भाई चाचा जी ब्लड दे दें, ताया जी ब्लड दे दें। उस तरीके से उन दिनों में उनको करना पड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स को भी जैसे इसके बारे में जानकारी मिलती चली गई। मेरा ख्याल है जिस टाइम की आप बात कर रही हैं, दिल्ली में भी बहुत हॉस्पिटल्स में थैलेसीमिया का इलाज नहीं होता था। जी जी बिल्कुल। और मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ। मैं दिल्ली के हो सकता है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मुझे ट्रीट किया। और इवेंचुअली उनको पता लगा कि बार बार ब्लड देने से बच्चे के शरीर में आयरन जो है वो जमा हो रहा है जी। और वो देखने भी लगे कि ये बच्चा तो बिल्कुल सफ़ेद आया था हमारे पास और ये काला हो रहा है। तो वहाँ से एक और चुनौती हमारे सामने, हमारे पेरेंट्स के सामने आई कि अब ये जो आयरन बॉडी में बढ़ रहा है, हमें बताया गया कि आयरन जो है धीरे धीरे बॉडी के अंदर भी भरेगा, अलग अलग ऑर्गन्स में भरेगा और उसी से मृत्यु का कारण निकलेगा। बिल्कुल, अलग अलग ऑर्गन्स पे जाकर आयरन डिपॉजिट हो जाएगा, हार्ट पे हो जाएगा, लिवर पे हो जाएगा और उसके बाद बच्चा नहीं बचेगा। तो जब मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ पता चली, उन्होंने डॉक्टर्स से डिस्कस किया। डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी भी दवाइयाँ आती हैं बट हिंदुस्तान में नहीं मिलती हैं। तो उन दिनों बाहर से ये दवाइयाँ मंगवाई गई और फिर वो दवाइयाँ मुझे दी गई। तो इस तरह की लाइफ रही पूजा जी, कि हर बार कोई नया एक चैलेंज आ रहा था और डॉक्टर्स की मदद पूरी रही। वो भी हमारे साथ एक जर्नी पे ही थे, जैसे हमारे लिए चीज़ नहीं थी उनके लिए भी नहीं थी। फिर जब एडोलेसेंस आई तो उस टाइम ये देखा कि सब बच्चियां बढ़ रही थी क्लास में, मैं बढ़ नहीं रही थी, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी या दूसरी तरह के जो चेंजेस आते हैं वो नहीं हो रहे थे। तो उसका कारण भी थैलेसीमिया ही निकला कि आयरन जो है वो हार्मोनल ग्लैंड्स पे भी डिपॉजिट हो रहा है। तो इसीलिए तो वो हार्मोनल ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हार्मोन सिक्रीट ही नहीं करने दे रहा था। तो फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पिक्चर में आ गए कि किस तरह हम इसको बाहर से कुछ हार्मोन्स दे दें जिससे कि थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाए और थोड़ा जो एक नॉर्मल प्यूबर्टी होती है वो अटेन हो जाए। तो वहाँ पे भी फिर एक नई चुनौती आई, फिर नई ड्रग्स मिली मुझे और नए सिरे से इलाज में एक और एस्पेक्ट ऐड हो गया। तो बस इसी तरह मेरा बचपन कटा। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब एक ट्रैक पे ये सब चीज़ें चल रही थी, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, नई नई मुसीबतें, नई नई प्रॉब्लम्स, ब्लड नहीं मिल रहा, एक पैरेलल ट्रैक पे एक हिम्मत की कहानी भी चल रही थी। जब डेली बेसिस पे मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत हिम्मत मिली, मेरे सिबलिंग से मुझे बहुत हिम्मत मिली, समाज से मुझे बहुत हिम्मत मिली। जो डॉक्टर्स मुझे ट्रीट कर रहे थे, मुझे कभी ऐसा कहा नहीं गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती या तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। हालांकि हम लोग सुनते थे, इधर उधर लोग बातें करते थे कि अरे इस बच्चे का तो क्या हो सकता है, ये तो अब जीने भी नहीं वाली है। बट मेरी फैमिली काफ़ी इंसिस्ट करती थी कि नहीं, अगर जीने नहीं भी वाली है तो जितना जिएगी उसको अच्छे से जिए
और इसीलिए मैंने पढ़ाई पे पूरा अपना जोर रखा। तो मैं आप यही कहूँगी कि पढ़ाई ने ही मुझे शायद बचा लिया। आपने जैसे कहा आपको जब पहली बार थैलेसीमिया डायग्नोज हुआ तो 3 से 6 महीने की उम्र थी जी। आपकी। आपको अपने होशो-हवास में जब समझ में आया होगा कि मुझे क्या बीमारी है, हम्म। तब आपको लगा कि नहीं मैं लॉयर भी बन जाऊँगी और मैं आगे एक समय पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए लड़ रही होंगी? देखिए, मुझे इस बात में कोई भी कभी भी संदेह नहीं था कि मैं कुछ बड़ा तो करूँगी। पहली जो मेरी याददाश्त है वो उस हॉस्पिटल रूम की है। शायद मैं 7 या 8 साल की रही होंगी। जब मैंने एक पीली कलर की निक्कर पहनी थी और मेरी मम्मी मुझे उस हॉस्पिटल में लेके गई थी, हुँ। और मुझे मम्मी पे बहुत गुस्सा आया था कि ये मुझे यहाँ क्यों ले आती हैं बार-बार, और इनका क्या मुझसे दुश्मनी है और क्या प्रॉब्लम है इनको मुझसे। हुँ। और फिर वही सुइयाँ लगना दोबारा-दोबारा। बट आफ्टर अ पॉइंट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये होगा और ये होता रहेगा। हुँ। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा, उन्होंने बहुत स्मार्टली, मेरी फैमिली ने एक ट्रैक शुरू कर दिया जब उन्होंने मुझे डिबेटिंग में इनकरेज किया, ताकि पढ़ाई के आपका साथ फ़ोकस साथ। पढ़ाई पर आ जी, जाए। उन्होंने इतनी स्मार्टली मेरा पूरा फोकस उठा के उस बीमारी से पढ़ाई पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे लगा दिया। अब जब मैंने डिबेटिंग शुरू की तो मुझे बहुत वाहवाही मिलने लगी, तालियां बजने लगी। हाँ। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है और मैं तो कोई बहुत ही तुर्रम खान हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा बोलती हूँ। हुँ। तो मेरा पूरा फोकस वहीं लग गया, राइट। और मैं कहूँगी कि शायद उसके कारण मुझे ये लगा कि मैं ज़रूर किसी ऐसे प्रोफेशन में जाऊँगी जहाँ ये बोलना काम आएगा, शायद वकील, शायद पॉलिटिशियन। सो हाँ, मुझे हमेशा लगा था कि मैं कुछ तो करूँगी बड़ा। आप कर गईं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो ज़िंदगी आप जी रही हैं या बहुत सारे थैलेसीमिया के पेशेंट जीते हैं, थैलेसीमिया मेजर का अगर कोई पेशेंट है तो उसे हर 15 से 20 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। बार-बार हॉस्पिटल जाना, नीडल लगवाना और कोई एक फ़ॉरेन ब्लड अपनी बॉडी में इन्फ्यूज़ कराना, इसके अपने भी खतरे होते हैं। भारत में खतरे ज़्यादा हैं। वो खतरे क्या हैं उसके बारे में लोगों को बताइए? इसके खतरे तो बिल्कुल हैं, बिकॉज़ जैसे आपने बोला कि एक फ़ॉरेन बॉडी, एक फ़ॉरेन ब्लड आपके शरीर में जाता है, तो सबसे पहला खतरा तो यही है कि इन्फेक्शंस का खतरा होता है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन, मतलब मुझे अभी तक याद है कि मुझे शिवरिंग हो जाया करती थी। हुँ। ब्लड चढ़ते ही मुझे बैक एक्स होती थी, पीठ में दर्द, कमर में दर्द। ये तो एक शॉर्ट टर्म खतरे होते थे, जी। जिनको डॉक्टर एल्यूमिनाइजेशन के नाम से भी बोलते हैं कि बॉडी में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। लेकिन इससे भी जो भयानक चीज़ हो सकती थी और मेरे साथ भी हुई है, वो है जिसको ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, जिस तरह की HIV एड्स, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। और ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कई बार लाइलाज भी होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं समझूंगी कि खतरा है। मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, उन दिनों मैं काला कोट नहीं पहनना चाहती थी, उन दिनों मैं सफ़ेद कोट पहनना पहनना चाहती थी और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन 11th में आते ही मुझे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव डायग्नोस हुआ, और दुनिया भर के पेनफुल टेस्ट्स हुए, बायोप्सीज हुई, एंडोस्कोपीज हुई। हुँ। और डॉक्टर SK सरीन, जो आज बहुत ही नामचीन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, उस टाइम वो GB पंत में होते थे, उन्होंने जी। मेरा इलाज किया और काफ़ी लंबा और पेनफुल वो इलाज था। और तभी मैंने सोचा कि नहीं, सफ़ेद कोट तो नहीं, मैं काला कोट ही पहन लेती हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो एक खराब ब्लड के बैग ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। तो और ये तब है जब भारत में सोटू से ब्लड को लेकर काफ़ी स्क्रीनिंग होती है। देखिए, स्क्रीनिंग तो होती है क्योंकि लॉ कहता है कि स्क्रीनिंग होनी है। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर रेगुलेट होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज होती हैं, उसके लिए एक कानून है इस नाम का। लेकिन वो कानून ये नहीं बताता कि आप किस तरह का टेस्ट यूज़ करके वो स्क्रीनिंग करेंगे।
वो कानून केवल ये बताता है कि आप स्क्रीन करेंगे, आपको हर एक ब्लड बैंक को मलेरिया के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, HIV वगैरह वगैरह के लिए टेस्ट करना होगा। लेकिन वो हमारे देश में 3 से 5 हज़ार ब्लड बैंक्स को ये नहीं बताता कि आप कौन सा मेथड यूज़ कीजिए या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए इन टेस्ट्स को करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 5,000 ब्लड बैंक्स के पास ये स्वतंत्रता है कि वो 100 रुपए का टेस्ट यूज़ करना चाहते हैं या फिर वो 1,000 रुपए का टेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। एंड बिलीव मी पूजा जी, ये जो स्वतंत्रता है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक विंडो पीरियड करके होता है, डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि विंडो पीरियड करके होता है जिसमें आप इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे छोटे विंडो पीरियड में एक टेस्ट पकड़ पाएगा वही बेस्ट टेस्ट होता है। और हर ब्लड बैंक वो नहीं करता है बिकॉज वो एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरह का खतरा हमारे सामने है ब्लड स्क्रीनिंग को लेके। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए आप अपने घर में कपड़े धोते हैं, अब आप उसे सीधे पानी से निकाल के धो देते हैं तो भी उसे धुला हुआ मान लेते हैं, आप उसे साबुन से धोते हैं तो भी धुला हुआ मान लेते हैं, आप उसे किसी बहुत अच्छे डेलिकेट डिटर्जेंट में धोते हैं तो भी उसे आप धुला हुआ मान लेते हैं, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क आपको भी नज़र आता है। अब यही नियम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड की स्क्रीनिंग पर लागू कर दिया जाए तो सोचिए, स्क्रीनिंग के नाम पर आपने मलेरिया के लिए चेक किया, टिक मार्क लग गया, आपने HIV के लिए चेक किया, टिक मार्क लग गया, लेकिन कैसे चेक किया और स्क्रीनिंग कितनी रोबस्ट हुई, कितने पुख्ता तरीके से हुई, इसकी गारंटी तभी होगी जब ये समझ में आए कि स्क्रीनिंग का तरीका क्या था। यानी आपने कपड़े को सिर्फ पानी से निकाल के धुला हुआ मान लिया है या वाकई उसे किसी डेलिकेट डिटर्जेंट से धोकर छाया में सुखाया और फिर धुला हुआ माना है। भारत में जो स्क्रीनिंग होती है, मेथड्स तो जैसे आपने पहले ही एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे हैं, तो क्या कोई ऐसा फूल प्रूफ मेथड नहीं है जो सभी ब्लड बैंक्स को कहा जाए कि इसे आप अपनाइए और उसके बाद हम मानेंगे कि ये खून जो अब निकल के आया है अब ये शुद्ध है? जी बिल्कुल है, और इसको न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, NAT इन शॉर्ट। जी। ये वैश्विक स्तर पे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ब्लड स्क्रीनिंग के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये मैंडेटेड है कि आपको NAT टेस्टेड ब्लड ही देना होगा, आप किसी और स्क्रीनिंग मेथडोलॉजी का किया हुआ नहीं दे सकते हैं। भारत में ये टेस्ट बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि ये स्वतंत्रता है ब्लड बैंक की, किसी भी ब्लड बैंक की, कि वो ये टेस्ट कराए या ना कराए। तो इस टेस्ट में कहते हैं कि 90 से 99% तक जो आप कह रही हैं कि फुल प्रूफनेस आ जाती है कि ब्लड में HIV HCV वगैरह नहीं है, तो टेस्ट मौजूद है। लेकिन आज की डेट में ये हमारी जो गाइडलाइंस हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस हैं, ये इस टेस्ट को रेकमेंड करती हैं, मैंडेट नहीं करती हैं। यानी गाइडलाइंस हैं पर मैंडेटरी नहीं है। जी मैंडेटरी नहीं है। और विडंबना ये है कि जैसा कि दिल्ली सरकार ने, अभी रेखा गुप्ता जी ने आते ही इस टेस्ट को दिल्ली सरकार के बहुत सारे ब्लड बैंक्स में अडॉप्ट किया है। अच्छा। इंडियन रेड क्रॉस में एक NAT लैब चल रहा है जो हमारे द्वारा ही, हमारी संस्था के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। वहाँ पे भी हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने ही उसका उद्घाटन किया था। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस पे एंडोर्समेंट है, डॉक्टर्स भी इसको एंडोर्स कर चुके हैं, पॉलिसी मेकर्स भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसको अडॉप्ट करके एंडोर्स कर चुके हैं, लेकिन मैंडेट नहीं करते। यानी पॉलिसी मेकर और सरकार ये मान तो रही है कि हाँ ये होना चाहिए, जी, फिर हो क्यों नहीं पाता? अब ऐसा हम सुनते हैं कि हो इसलिए नहीं पाता कि ये टेस्ट महंगा है। अब महंगा का मापदंड क्या है वो मैं नहीं जानती, क्योंकि अगर आप कहिए कि ये टेस्ट करीबन 1,000 रुपये प्रति ब्लड बैग के लिए है, तो अगर किसी को उस ब्लड बैग से हेपेटाइटिस C हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट का क्या खर्चा होगा, वो लाखों में होगा। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि इसको महंगा क्यों बताते हैं। एक और जो कारण बताते हैं इस टेस्ट को अडॉप्ट ना करने का या मैंडेट ना करने का, वो ये बताते हैं कि इससे बहुत सारे ब्लड बैंक्स बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया जैसे देश में, जहाँ पे आपने अभी आंकड़ों के माध्यम से बताया कि ब्लड की कितनी डेफिशिएंसी है,
तो पॉलिसी मेकर्स ये बोलते हैं कि जब हमारे यहाँ ब्लड की इतनी किल्लत है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड का मिल जाना भर काफ़ी होता है। अगर कोई मर रहा है तो हम उस ब्लड बैंक से ये नहीं पूछेंगे कि जी आप नेट टेस्टेड ब्लड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम उससे ये पूछेंगे कि क्या आप ब्लड दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं खुदा ना खास्ता आपका कोई मरीज किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपकी भी मारामारी ये रहती है बस किसी तरह ब्लड मिल जाए। आप ये तो सोच ही नहीं पाते कि ये ब्लड कितना हाइजीनिक है, कितने मैकेनिज्म से निकल कर आप तक पहुंच रहा है, क्या वाकई इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके मरीज को इससे फ़ायदे की जगह नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, कुछ हद तक तो हम और आप जिम्मेदार हैं जो जाकर ब्लड डोनेट नहीं करते, और इसीलिए हमेशा ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है। रिश्तेदार सिर्फ इसी में घूमता रहता है कि बस मिल जाए। जी, अब और वो ये नकली मिले ये असली मिले पता नहीं। जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट किया कि हमारा आप डोनेट नहीं करते। खैर मैं तो कर नहीं सकती, बट अगर स्वैच्छिक रक्तदान पे जोर दिया जाए, नेट टेस्टिंग सरकार मैंडेट करे ना करे, या फिर कुछ स्टेट्स में मैंडेट कर दे या थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए मैंडेट कर दे केवल, और साथ ही साथ एक नेशनल लेवल कैंपेन चलाए स्वैच्छिक रक्तदान पे। अमिताभ बच्चन जी और जैकी श्रॉफ जी ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो थैलेसीमिया से जुड़े हैं जी। इनकी मदद लेते हुए अगर हम एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंपेन करें तो ब्लड सेफ्टी में हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे, बिकॉज हमारी जनसंख्या इतनी है। तो पहला सवाल जो मुझे लग रहा है थैलेसीमिया पर आने से पहले, एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि क्या अभी भारत के ब्लड बैंक्स में जो ब्लड है वो सेफ़ है, वो हाइजीनिक है? क्या लगता है आपको, जब मरीज़ जाते हैं हॉस्पिटल में, गारंटी है कि उनको जो ब्लड मिलता होगा वो पूरी तरह सेफ़ होगा? देखिए, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो यही सोच के लगता है कि हम तो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, पहले से ही सफ़र कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री जाती है, लेबर के लिए जाती है, डिलीवरी के लिए जाती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक है, वो खुशखबरी लेने गई है, लेकिन हेपेटाइटिस, बच्चे के साथ साथ हेपेटाइटिस लेके आ जाए, अगर सिजेरियन है, ब्लड चढ़ा है, तो आम जनता को सोचना चाहिए, हमसे भी ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आम जनता को सोचना चाहिए कि भगवान ना करे कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए और ब्लड चढ़ रहा है, तो अब एक्सीडेंट से तो आप रिकवर कर गए, लेकिन आप HIV घर लेके आ गए, तो गारंटी अभी तो कोई भी नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप पूछते हैं कि क्या मुझे नेट टेस्टेड ब्लड चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा है। ना तो कोई पूछता है, ना लोग जी, अवेयर हैं कि जी, कोई मैकेनिज्म भी ऐसा हो सकता है जिसके ज़रिए हम तक ख़राब ब्लड पहुंच जाए। राइट। लेकिन ये सच्चाई है, और इसीलिए भारत में अगर हम थैलेसीमिया के मरीज़ों की बात करें तो थैलेसीमिया के ही पेशेंट्स को बहुत सारे ऐसे केसेस हम सुनने में मिलते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कॉन्टैमिनेटेड ब्लड चढ़ गया और उनको कोई समस्या हो गई। इसी वजह से भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स का सर्वाइवल मुश्किल है। ये एक बड़ा रीज़न है। जी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आंकड़े इस समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता गवर्नमेंट के पास भी है कि नहीं, बट इस बारे में एक हमारा नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी है, और मुझे नहीं पता कि उसमें ये चीज़ इंक्लूड करते हैं या क्यों नहीं करते हैं, बट थैलेसीमिया पेशेंट्स अपनी जान आए दिन खोते रहते हैं। मैंने अपने आँखों के सामने बहुत सारे हेपेटाइटिस C पॉजिटिव फ्रेंड्स को जाते हुए देखा है, क्योंकि उनको हेपेटाइटिस C हुआ किसी इन्फेक्टेड ब्लैक बैग से। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट या डॉक्टरी भाषा में हम उसको कंटामिनेटेड या मिलावटी खून तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्फेक्टेड खून कहेंगे। तो इन्फेक्टेड है तो मिलावटी ही या है। सो इन्फेक्टेड, अगर किसी ने ब्लड चढ़ाया है और उनको हेपेटाइटिस हो गया और उनके पास साधन नहीं है कि वो हेपेटाइटिस का इलाज कराए, तो आगे चल के वो लिवर कैंसर वगैरह में तब्दील हो जाता है, सिरोसिस में तब्दील हो जाता है, और इन कारणों की वजह से बहुत सारे थैलेसीमिक्स आए दिन अपनी जान खोते हैं। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की, जिसके लगभग 5 करोड़ ऐसे भारत में लोग हैं जिनके अंदर थैलेसीमिया के ट्रेट्स हैं। 10 से 15 हज़ार मरीज़ हर साल नए ऐड हो जाते हैं। ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लगातार
खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिसमें रोज़ाना खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। भारत सरकार के अपने आंकड़े ये कहते हैं कि भारत के अस्पतालों में हर 2 सेकंड में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बावजूद भारत में ना तो ब्लड की मौजूदगी उतनी ज़्यादा है, हर साल लगभग 10 लाख लीटर ब्लड की शॉर्टेज भारत जैसे देश में रहती है, जहां इतने सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ये बताना चाहें कि ब्लड डोनेशन ही अगर करना है तो इतना मुश्किल काम तो है नहीं कि लोग कतराते हैं। क्या क्या मोटा मोटा क्राइटेरिया है जिससे लोग समझ पाएं कि हाँ, मैं जाकर ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? देखिए, बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं और शायद कतराते इसलिए हैं क्योंकि अ, कुछ खास उनको मोटिवेशन नहीं है। ब्लड इंसेंटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि वो लीगली अलाउड नहीं है किसी जी। भी तरह का इंसेंटिव। जानना उनको ये चाहिए कि ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जो डेली बेसिस पे उन पे डिपेंडेंट हैं फॉर ब्लड, और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो बहुत ही कॉमन हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। अगर हम स्त्रियों में देखें तो 12 से 13 के हीमोग्लोबिन वाली जो स्त्रियां हैं वो बहुत आराम से ब्लड डोनेट कर सकती हैं, और पुरुषों में अगर हम देखें तो 15 से 18 वाले काफ़ी आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसलिए भी नहीं करते, मुझे लगता है कि काफ़ी तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं, जिसे हम मिथ्स कहते हैं। तो उन भ्रांतियों को दूर करना ज़रूरी है। जैसा मुझे याद है कि कॉलेज में एक बार मेरी फ्रेंड ब्लड डोनेट करना चाह रही थी और उसकी मदर ने उसको बोला कि इससे तुम्हारी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। अब ये पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आया। तो मैं ये ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन को डॉक्टर्स ने पॉजिटिव ही बताया है। स्टडीज़ हैं कि हेल्थ के लिए, एक अच्छे हार्ट के लिए, अच्छी ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड डोनेशन कंट्रीब्यूट ही कर सकता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी जो भी आप लोगों के मन में भ्रांतियां हो कि ब्लड डोनेट करने से मुझ में कमज़ोरी आ जाएगी या मेरी फर्टिलिटी पे कोई असर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सच नहीं है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं, जैसे अनुभा जी ने भी कहा कि हार्ट के लिए अच्छा है। आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं 88% आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। जहाँ तक लोगों को ये लगता है कि अगर हमने खून दे दिया तो कमज़ोरी आ जाएगी, हमें चक्कर ना आ जाए, हम बेहोश ना हो जाएं, तो कुछ सेकंड्स में आपके ब्लड सेल्स वापस बनने लगते हैं। 48 घंटे के अंदर आपके प्लाज्मा उतने ही हो जाते हैं जितने थे, और फिर 3 महीने बाद आप फिर से ब्लड डोनेट करने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। आप 3 महीने में नहीं, अपने बर्थडे पर ही अगर ब्लड डोनेट करने का संकल्प ले लें तो भारत में शायद रक्तदान की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। हर किसी का बर्थडे साल में एक बार ज़रूर आता है, तो उसको ज़रूर मनाएं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये तो लेकिन ब्लड डोनेशन की बात है। उसके बाद जब ब्लड बैंक में पहुंच जाता है, जो बात आप बार बार कह रही हैं कि प्योरिटी भी एक सवाल है। नेट टेस्टिंग को लॉ के जरिए मैंडेटरी नहीं किया जा सकता? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि भारत में खून को लेकर कानून बन जाए? देखिए, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया का जो रेगुलेटरी सिस्टम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को लेके, वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। मतलब ये हुआ इसका कि आप इसको ऐसे समझिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज रेगुलेट की जाती हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट द्वारा। लेकिन जो इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो ब्लड को एज अ ड्रग ही देखते हैं। बहुत टाइम से एडवोकेसी चल रही है कि ब्लड को ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के पर्व्यू से ही निकाल दिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है सिर्फ ब्लड बैंक्स की हेल्थ कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ब्लड बैंक के लाइसेंसेस पे काम होता है। और इस संस्था में जिसको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो चलाता है, इसमें ऐसा वेयरविथॉल ही नहीं है, ऐसी नॉलेज के इंस्पेक्टर्स ही नहीं हैं कि वो इसको ब्लड को एज अ ड्रग ना देखते हुए ये स्क्रीनिंग पे ध्यान दें। वो केवल ब्लड बैंक्स पे ध्यान देते हैं और उनकी लाइसेंसिंग को रिन्यू करने का ही उनका सिर्फ काम रहता है। जो संस्था है, जो बॉडी है जो एक्चुअल में ब्लड के बारे में समझती है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक कॉमन कॉज जजमेंट उसके द्वारा स्थापित की गई है, उसको कोई भी पावर ही नहीं है
तो विडंबना ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है वो ब्लड के बारे में कुछ जानता नहीं है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ब्लड के बारे में जानती है जैसे कि एनबीटीसी, उसके पास कोई पावर नहीं है। तो एनबीटीसी केवल गाइडलाइंस बना सकती है जो कि वो बनाती है, और एसबीटीसीज होती हैं जो स्टेट लेवल पे गाइडलाइंस बनाती है, वो भी बनाती है गाइडलाइंस, लेकिन दे डोंट हैव टीथ एज दे से इट इन लॉ। आप उस गाइडलाइंस को मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो हम थैलेसीमिया पेशेंट्स एडवोकेसी ग्रुप के थ्रू काफ़ी बार सरकार से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और सरकार ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ये बोला भी है कि भारत का एक कंसोलिडेटेड ब्लड लॉ होना चाहिए, और कानूनी रूप से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि नैट टेस्टेड ब्लड जो है वो मैंडेटरी हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस हैं उसमें नैट रिकमेंडेड है। तो अगर रिकमेंडेड हो सकता है तो वो लॉ में लाके मैंडेटरी भी किया जा सकता है। सरकारी ब्लड बैंक्स के जरिए जब लोगों को ब्लड मिलता है तो वो तो पूरी तरह फ्री मिलता है जी। तो क्या सरकार अपना लोड बढ़ाना नहीं चाहती, इसीलिए नेट टेस्टिंग को मैंडेटरी नहीं करती? जी बिल्कुल हो सकता है, और लोड अगर बढ़ाने की बात होती तो अपने ब्लड बैंक्स में वो नेट अडॉप्ट तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस टेक्नोलॉजी की ब्यूटी को वो समझते हैं और इसकी उपयोगिता को भी वो समझते हैं। वो शायद यही कारण होगा कि वो इसको एनफोर्स ना कर पाए, और कल को ब्लड बैंक्स बंद हो जाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर एक ब्लड बैंक छोटा सा किसी रूरल एरिया में ऑपरेट कर रहा है बड़ी मुश्किल से, उसको आप कहिए कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर तुम नेट टेस्टेड ब्लड नहीं दोगे, और वो अपना ब्लड बैंक ही बंद करके चला जाए, दैट इज द वरी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका कोई रास्ता? इसका रास्ता यही हो सकता है कि आप या तो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कीजिए, या आप किसी तरह की उनको एड दीजिए ऐसे ब्लड बैंक्स को, या आप ऐसे ब्लड बैंक्स पनपने ही ना दीजिए जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ब्लड बैंक चलाने का। बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सड़कों पे लिटा के भी ब्लीड करते हैं ऐसे ब्लड बैंक्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो लोग। तो ऐसे ब्लड बैंक्स को आने ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन तो मैं यही मानती हूँ कि आप अच्छे ब्लड बैंक्स लाइए, प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रॉबेबली पार्टनरशिप कीजिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और पीएसयूज के साथ सीएसआर कीजिए, और उसके द्वारा आप अच्छे ब्लड बैंक्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नहीं तो एक सेंट्रल ब्लड बैंकिंग सिस्टम है जो कि ग्लोबली बहुत ही माना जाता है, और भारत सरकार में DGHS भी इस पे गौर कर रहे हैं कि एक सेंट्रल ब्लड बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, और वहीं से सबको ब्लड जो है वो हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं उसको, उसी हब एंड स्पोक मॉडल से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट मुझे नहीं पता ये कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है और कब हो पाएगा। जैसे ऑर्गन को लेकर भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जो कि ऑर्गन्स को देखती है कहाँ से आ रहा है और कहाँ उसे बांटा जा सकता है। डॉक्टर्स और ख़ास तौर पर सरकार खुद ब्लड को एक ऑर्गन मानती है क्योंकि वो एक फॉरेन एजेंट है, किसी दूसरे का हिस्सा है जो किसी दूसरे के शरीर में चढ़ाया जा रहा है। तो जैसे कोई ऑर्गन लगाने का खतरा होता है वही खतरा ब्लड को चढ़ाने का भी होता है। इसीलिए वहाँ भी उतना ही हाइजीन और इन्फेक्शन फ्री ब्लड का पहुँचना ज़रूरी है जितना किसी हार्ट ट्रांसप्लांट में या किडनी ट्रांसप्लांट में ध्यान रखा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। भारत में आप तक हम तक ज़रूरत पड़ने पर जो ब्लड पहुंचता है उसकी प्योरिटी की गारंटी कितनी है ये कहना बहुत मुश्किल है। बार बार अनुभा जिस बात को एम्फेसाइज कर रही हैं कि अगर किसी मरीज़ को ज़रूरत पड़ने पर इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया तो वो सेहत की जगह एक नई बीमारी साथ लेकर अपने घर जा रहा होगा जिसका खर्च फिर लाखों में हो सकता है कि उसका इलाज पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स की चुनौतियों की बात करें, थैलेसीमिया लोगों को एक बार बता देते हैं कि होता क्या है, क्योंकि हर किसी को लगता है ये हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। जी सबसे बड़ी दुख की बात ही यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। शायद मेरे पेरेंट्स को भी अगर पता होता उन दिनों कि थैलेसीमिया क्या होता है तो शायद वो बच जाते या मैं बच जाती इस बीमारी से। तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक, जिसको शायद अनुवांशिक बोलते हैं, अनुवांशिक बीमारी है।
ये किसी भी इन्फेक्शन से नहीं होती है। ये दो ऐसे लोग जब रिप्रोड्यूस करते हैं जिनमें एक एक थैलेसीमिया का जीन होता है और एक एक नॉर्मल जीन होता है, जब वो शादी करते हैं और आगे बच्चा करते हैं, तो ऐसे लोगों में 25% चांसेस होते हैं थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा करने के। जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर रहे होंगे, तभी मैं थैलेसीमिया मेजर हूँ। तो ये होता है थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया का मतलब यही है कि आपकी जो बॉडी है उसमें बोन मैरो, आप मान लीजिए वो एक फैक्ट्री है जो कि ब्लड बनाती जाती है। हमारे केस में वो ब्लड बनाती तो है, लेकिन वो ब्लड बनते ही जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनते ही नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टिल बॉर्न बर्थ्स होते हैं, और इसीलिए बॉडी के पास अपना रक्त नहीं होता और उसको हर 15 से 20 दिन में बाहर से रक्त लेना पड़ता है। ये थैलेसीमिया है। जी। अगर एक लड़की थैलेसीमिया माइनर हो, एक लड़का थैलेसीमिया माइनर हो, दोनों की शादी हो जाए तो उनसे होने वाले बच्चे के थैलेसीमिया मेजर पैदा होने की संभावना 25% होती है। और इसी तरह भारत में थैलेसीमिया का जो लोड है पेशेंट्स का वो बढ़ता है, क्योंकि थैलेसीमिया को लेकर भी कोई स्क्रीनिंग मैकेनिज्म अभी तक तो है नहीं। थैलेसीमिया को लेकर स्क्रीनिंग है, मैकेनिज्म मौजूद है, जैसे कि नैट है और ये स्क्रीनिंग भी है, और ये बहुत ही आम टेस्ट है जिसको कि हम CBC बोलते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का पता लगता है जी। और फिर इसमें अगर आपको कुछ 19-20 लगता है तो फिर कुछ सोफेस्टिकेटेड टेस्ट्स होते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। अगेन साइप्रस जैसे देशों में आप मैरिज रजिस्टर नहीं करा सकते हैं जब तक आप अपना थैलेसीमिया स्टेटस ना बतला दें। मुझे लगता है कुंडली मिलाने से ज्यादा जरूरी होता है कि आप आपस में थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग जरूर करें। बिल्कुल, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग पे आजकल सरकार का जोर बहुत है। जिस तरह सिकल सेल इरेडिकेशन बाय 2047 की बात कही जा रही है, उस तरह थैलेसीमिया प्रिवेंशन की भी बातें चल रही हैं, बट दे आर जस्ट दैट, बातें। तो हम तो बस वेट कर रहे हैं कि अगर सरकार थैलेसीमिया प्रिवेंशन को भी एक नेशनल कैंपेन बनाए और मैंडेटरी करे, गायनेकोलॉजिस्ट्स भी अपनी तरफ से ना बताते हुए ये मैंडेटरी ही करें कि ये टेस्ट तो होना ही होना है। आज की डेट में आप और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान वो बतलाती हैं कि आपको ये टेस्ट कराना है तो आप कराएंगे। वो भी जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया का कॉन्टेक्स्ट। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि शादी से पहले थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग जरूर कराएं। अगर दोनों में थैलेसीमिया माइनर ट्रेट निकला तो बच्चा मेजर हो सकता है। ये एक और बर्डन होगा जिससे फिर जीवन भर बच्चे को भी और आपको भी जूझना होगा। इलाज की अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और उसके खतरे हैं, इसकी हमने बात की है। पूरी तरह से क्योर के लिए क्या कोई इलाज मौजूद है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाम का इलाज है और ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इलाज है, बहुत टाइम से ये चल रहा है। बट इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे हर ट्रांसप्लांट में ज़रूरी होता है, आपको एक डोनर चाहिए जो अपनी बोन मैरो डोनेट करेगा। भारत सरकार काफ़ी बड़े बड़े कैंपेन्स चला रही है। कोल इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर थैलेसीमिया बाल सेवा योजना नाम का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कराते हैं। हमारी संस्था उसके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में हम सुनते हैं कि जीन थेरेपी थैलेसीमिया के लिए आ रही है। कुछ देशों में तो अप्रूवल मिल भी चुका है सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया के लिए। लेकिन ये जो जीन थेरेपी है, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ कि क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये थेरेपी आपके जीन को ही जाके एडिट कर देगी और जीन को ठीक कर देगी ताकि आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आपकी बॉडी ब्लड प्रोड्यूस कर पाए। जी, इट्स लाइक कुछ चीज़ खराब थी, डिफेक्टेड थी और उसको जाके इस थेरेपी ने ठीक कर दिया। लेकिन ये थेरेपी हम सुनते हैं कि 12 से 16 करोड़ की थेरेपी है जो हिंदुस्तानी के लिए कराना तो बहुत मुश्किल है, काम हिंदुस्तानी के लिए। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही प्रे करते हैं कि
हम अपने आप को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं और दुनिया भर के हम यहाँ पे इनिशिएटिव्स चला रहे हैं, तो जीन थेरेपी भी हम इंडिजिनसली करें या फिर किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलके किसी तरह का एक्सेस प्रोग्राम करें। लेकिन अभी तो हमें इस तरह का कोई भी प्रोग्राम नज़र नहीं आता, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अभी तो हम थैलेसीमिया की मैनेजमेंट से ही इतना जूझ रहे हैं कि क्योर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी थेरेपीज़ और ड्रग्स मार्केट में आ रही हैं जो ऐसा दावा करती हैं कि 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के बीच का जो गैप है वो उसको बढ़ा देंगी जी। मैं थेरेपीज़ का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी पेशेंट्स और काफ़ी अस्पतालों में पायलट प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसी थेरेपी पे, और बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ थैलेसीमिया पेशेंट्स को लगता है कि इंडिया के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव थेरेपी है और उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1-आध हफ्ते से डिले होता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इंडिया जैसे कंट्री के लिए शायद ये इतनी कामयाब नहीं है जितनी हो सकता है कि जीन थेरेपी हो। हालांकि लाइफ स्पैन में अगर आप देखें, हर 15 दिन में जिस पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, उसको अगर कोई दवा एक साइकिल भी स्किप करती है तो उम्र में तो उसका काफ़ी सारे साइकिल स्किप हो सकते हैं। लेकिन हर ट्रीटमेंट के अपने चैलेंजेस हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अपने चैलेंजेस हैं। मैचिंग बोन मैरो मिलना भारत जैसे देश में जहां मैरो डोनर रजिस्ट्री अभी बहुत नए स्टेज पर है, वो अपने आप में चैलेंजेस हैं। जीन थेरेपी अनुभव ने बताया कि इतनी महंगी है और अभी भारत तक पहुंची भी नहीं है। 12 से 16 करोड़ भारत में कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ये भी एक समस्या है। आसान समाधान ये है कि सरकार ब्लड की प्योरिटी को लेकर ऐसे लॉ लेकर आए कि ब्लड बैंक के लिए ये ज़रूरी हो कि वो कोई ना कोई ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाएं कि आपने जो ब्लड डोनेट किया है उसकी स्क्रीनिंग साइंटिफिक तरीके से हो और वो सब जगह मान्य हो। उसके बाद ब्लड में अगर इम्प्योरिटी निकलती है, उस ब्लड से किसी को इन्फेक्शन होता है, तो ब्लड बैंक को भी कटघरे में खड़ा किया जा सके। इस तरह के मैकेनिज्म होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी हम जिस बात से जूझ रहे हैं वो ये है कि भारत में ब्लड की अभी भी कमी है। 18 से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, 45 से ज़्यादा अगर आपका वज़न है, 60 साल की उम्र तक के आप हैं और मोटे तौर पर आपने एक रात पहले शराब नहीं पी है, तो आप जाकर 48 से 72 घंटे के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं है जो कि डॉक्टर आपको बता देंगे, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यानी कि भारत में आबादी जितनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है। तो आज ही जाएं और ब्लड डोनेट करें। और तब तक सरकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि थैलेसीमिया समेत, सिकल सेल अनीमिया समेत ऐसे बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिससे भारत के मरीज जूझ रहे हैं, और उन तक, आप तक, हम तक इन्फेक्शन लेस ब्लड पहुंचाना, प्योर ब्लड पहुंचाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। आप चलते चलते कुछ सलाह देना चाहेंगी बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे होंगे? मैं तो यही सलाह दे सकती हूँ कि सबसे पहले तो थैलेसीमिया प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम ये कोशिश करें कि इस तरह की बीमारियाँ जो कि कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है वो हो ही ना। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को ख्याल रखना चाहिए, फैमिलीज़ को ये ख्याल रखना चाहिए कि थैलेसीमिया स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, और उसके बाद जो भी वो डिसीजन ले वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा। एटलीस्ट वो आपकी चॉइस होगी, ना कि आपके ऊपर थोपा गया कोई डिसीजन। दूसरा मैं यही बोलूँगी कि स्वैच्छिक रक्तदान ज़रूर करें, क्योंकि हमारी तो हिंदुस्तान में एक कर्मा की भी थ्योरी है और मेरे ख्याल से रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो अगर आप रक्तदान करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मरीज़, न केवल थैलेसीमिया बट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको आए दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूर करें। और न केवल करें, आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स, अगर आप कॉरपोरेट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है समाज की सेवा करने का। और अगर मैं क्योर पे आऊँ तो मैं भारत सरकार से यही विनती कर सकती हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग यही विनती करते हैं कि अब थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं रहे। अब हम ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसमें भी भारत सरकार की नीतियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि हम अब 40, 50, 60 तक की उम्र तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अगर आप एक क्योर
को एक्सेस देते हैं, तो आपकी ही नीतियों की वो सफलता दिखाता है कि एंड में आपने उस मरीज को क्योर भी कर दिया। और सही मायने में जो मेक इन इंडिया का नारा है और सेल्फ रिलायंस का नारा है, जी। मैं सोचती हूँ कि वो तभी सक्सेसफुल होगा जब ये क्योर जो है इंडिया में ही बनने शुरू होंगे, और इस पे पूरी भारत सरकार की एम्फेसिस होनी चाहिए। यही मेरे 2-3 मैसेजेस हैं, और रक्तदान ज़रूर करें, सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है। आपसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, थैलेसीमिया के मरीज को होप नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज है देने लायक कि अगर आपको थैलेसीमिया हो ही गया है, प्रिवेंशन नहीं हो पाया और थैलेसीमिया हो गया है, तो इसमें हिम्मत हारने वाली तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उस सदी की हूँ जब कोई इतना थैलेसीमिया के बारे में पता भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई पे अपना पूरा, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फैंसी स्कूल्स में पढ़ी हूँ, मैं लगभग फ्री में पढ़ी हूँ, और कैंपस लॉ सेंटर से मैंने वकालत की डिग्री ली है, तो वो भी एक सरकारी कॉलेज ही है। हिम्मत नहीं छोड़ना, और थैलेसीमिया का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और अगर थैलेसीमिया को ढंग से मैनेज करें, ठीक डाइट लें, ठीक टाइम पे आप ब्लड चढ़ाते रहें, डॉक्टर्स की मानते रहें सलाह, तो आप एब्सोल्युटली नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे थैलेसीमिक्स हैं जो आज की डेट में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंड वी आर टैक्स पेयर्स इन द हाईएस्ट लैब। सो डोंट लूज होप एट ऑल इफ़ यू हैव थैलेसीमिया। आप फिर भी इस देश की प्रगति में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। थैलेसीमिया मेजर को शादी करने में समस्या नहीं होती? कोई समस्या नहीं होती, वही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मैनेज करें तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। इनफैक्ट बाहर के देशों में तो मैं ऐसे थैलेसीमिया पेशेंट्स को जानती हूँ जो दादा नाना भी या दादी नानी भी बन चुके हैं। सो इसी से प्रूव होता है कि इस तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं खुद 13 साल से शादीशुदा हूँ, एंड आई एम मैरिड टू अ नॉन थैलेसीमिक, वो थैलेसीमिक नहीं है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफ कोर्स एक डेली फंक्शनिंग में आपको कभी कभी थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो सकती है, या जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का समय नज़दीक आ रहा होता है तो आपको थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट या कमज़ोरी हो सकती है। बट मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन परसों है, तो मुझे नहीं लग रहा आपको मुझे देख के किसी भी तरह का लग रहा है जी। कि कोई कमज़ोरी है या कोई दिक्कत है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ही साधारण, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आप जी सकते हैं थैलेसीमिया के साथ। बिल्कुल, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम और आप मिलकर पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते एक दूसरे का साथ दें। सरकारें, पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर इस तरह की पॉलिसी बनाएं। हम और आप समय-समय पर ब्लड डोनेट करते रहें ताकि ब्लड की डेफिशिएंसी ही ना हो और इम्प्योरिटीज़ की गुंजाइश कम से कम हो। और ब्लड को लेकर भारत में मारामारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि हमें उसे डिविडेंड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारी कोशिश है कि कुछ लोग तो ज़रूर प्रेरित हुए हों और आज ब्लड डोनेशन की शुरुआत कर सकें। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू।